रोमांटिक एज स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक यंग पोएट है जिसे पहाड़, पेड़ पौधे, नदी के बीच रहना पसंद है। वो क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं करता। उसे राजाओं और उनकी बनावटी संसार के बारे में लिखना पसंद नहीं है। फैक्ट्रियों का धुआं शहर सुकून नहीं देते। वो पेड़ पौधे, प्रकृति को पसंद करता है। ये बनावटी नहीं है। उसे शहर में रहने वाले लोग पसंद नहीं है, बल्कि गाँव में रहने वाले साधारण लोग जो प्रकृति के करीब हैं उनके बारे में वो लिखता है। यह पोएट लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। अपनी जबरदस्त कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन से वह अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, मिस्टिज्म, रहस्यवाद, अध्यात्म के बारे में लिखता है। लेकिन कभी कभी संसारिक दुखों के बारे में भी कुछ पंक्तियां लिख देता है। यह कवि पुराने समय मिडिल एज को पसंद करता है। तब आज की तरह हाय तौबा मारा मारी नहीं थी। लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। कभी कभी थ्रिल, रोमांच के लिए कभी सुपरनेचुरलिज्म, अलौकिक बातें भी अपनी कविताओं में लिखता है। यह व्यक्ति एक रोमांटिक पोएट। शुरू करते हैं रोमांटिक एज। जैसे फैशन चेंज होता है वैसे ही लिटरेचर, साहित्य के लिखने के तरीके, स्टाइल, पैटर्न, शैली, विषय में बदलाव होता है। यह बदलाव राजनीतिक, सामाजिक या किसी और अन्य कारण से हो सकता है। उसी तरह से रोमांटिक पीरियड में लिटरेचर के क्षेत्र में खास तरीके से कविताओं को लिखा गया जो पिछले काल से अलग थीं। आपको अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। रोमांटिक पीरियड से पहले न्यू क्लासिकल एज थी। न्यू क्लासिकल एज, इसकी टाइमिंग थी 1660 से लेके 1785 तक। इस समय राइटर्स ने लिखने में अलग स्टाइल का उपयोग किया। इस न्यू क्लासिकल एज के बाद आई द रोमांटिक एज। वैसे रोमांटिक से मतलब है प्रेम दिखाने वाला, कल्पनाशील व्यक्ति। यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है। रोमांटिक एज के राइटर्स ने इमेजिनेशन, कल्पनाओं का बहुत यूज़ किया। उन्होंने पिछली एज जो न्यू क्लासिकल एज थी उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया और पूरी आज़ादी से लिखा, इसलिए इसे रोमांटिक एज कहते हैं। यहाँ पे राइटर्स जो थे वो लिबरल थे लिखने के प्रति। जो उन्हें अच्छा लगा वो उन्होंने लिखा। रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई थी 1785 में और ये ख़त्म हुई थी 1832 में। इसके अलावा दो और डेट्स हैं जिन्हें माना जाता है रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ था। 1785 को माना जाता है क्योंकि 1785 में जो पिछली एज थी वो ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट ईयर माना जाता है 1789। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो यूरोपियन राइटर्स थे उनके लिखने के तरीके को बहुत प्रभावित किया। थर्ड डेट माना जाता है 1798। 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी। ये लिरिकल बैलेड्स एक वॉल्यूम था जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज जो राइटर्स हैं इनकी पोएम्स पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेड्स की कविताओं ने राइटर्स के लिखने के तरीके को बहुत प्रभावित किया। रोमांटिक पीरियड को द रेनेसांस ऑफ वंडर भी कहते हैं। रेनेसांस माने होता है पुनर्जागरण काल और वंडर माने आपको पता होगा आश्चर्य, क्योंकि इस समय इंग्लैंड जो था बहुत तेज डेवलपमेंट कर रहा था। साइंस के क्षेत्र में नई नई खोज हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी और लिटरेचर के क्षेत्र में भी एक से बढ़कर एक चीज़ें लिखी गई। इस वजह से इस काल को द रेनेसां ऑफ वंडर कहा गया। इस काल को द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं क्योंकि इस काल के जो मेन राइटर थे ये वर्ड्सवर्थ थे और वर्ड्सवर्थ ने जितने भी राइटर्स थे बाकी सबको प्रभावित किया था। जर्मन क्रिटिक फ्रेडरिक सेलेगल ने सबसे पहले शब्द रोमांटिक का यूज़ करा था उन राइटर्स के लिए जो पुराने लिखने के स्टाइल को फॉलो नहीं करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था लिरिकल बैलेड्स एक इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज की पोएम्स पब्लिश हुई थी 1798 में। इसके पब्लिकेशन के बाद में रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ऐसा भी माना जाता है। इस काल के जो राइटर्स थे उनकी अपनी विशेषताएं हैं। हम प्रत्येक राइटर को उनकी एक खास क्वालिटी से जान सकते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ को हम कह सकते हैं पोएट ऑफ नेचर। बाकी राइटर्स भी पोएट ऑफ नेचर थे लेकिन सबसे अच्छा जो डिस्क्रिप्शन नेचर का मिलता है वो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में मिलता है। कॉलेज को हम पोएट ऑफ सुपरनेचुरल कह सकते हैं, सुपरनेचुरल पोएट। बायरन पोएट ऑफ ह्यूमनिज्म, इन्होंने मानवता के ऊपर लिखा। बाकियों ने भी लिखा है लेकिन इनके में सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। शैली पोएट ऑफ लव। कीट्स को मान सकते हैं हम
पोएट ऑफ ब्यूटी, ये इनकी खासियत थी इनकी पोएम में। और वॉल्टर स्कॉट को हम कह सकते हैं पोएट ऑफ मिडिवल लव, मध्ययुगीन। इंपॉर्टेंट है। रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन रोमांटिज्म। रोमांटिक एज के लिए हम दो शब्दों का यूज करते हैं, रोमांटिक रिवाइवल और रोमांटिक रिवोल्ट। पहले देखते हैं रोमांटिक रिवाइवल। रिवाइवल से मतलब क्या है? रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित करना और रिवाइवल का अर्थ होता है पुनर्जीवन। यहाँ पर रिवाइवल का अर्थ है एलिजाबेथन एज, जो क्वालिटीज़ थी वही खासियतें हमें रोमांटिक एज में मिलती हैं। एलिजाबेथन एज को इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज कहते हैं। एलिजाबेथन एज में सोनेट, लिरिक, पेस्टोरल, ब्लैंक वर्स ड्रामा, स्पेंसरियन स्टैंजा और बैलेड लिखे गए। उसी प्रकार रोमांटिक एज में भी इन सभी चीज़ों को दोबारा से लिखा गया। इस वजह से रोमांटिक एज को हम रिवाइवल भी कहते हैं। सेकंड, रोमांटिक रिवोल्ट। रिवोल्ट से मतलब है कि रोमांटिक एज में जो पुराना न्यू क्लासिकल एज में लिखने का तरीका था उसके खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ। रोमांटिक एज के राइटर्स लिखने के पुराने रूल्स में विश्वास नहीं करते थे। जो पुराना लिखने का तरीका था न्यू क्लासिकल एज में वो आर्टिफिशियल था। न्यू क्लासिकल एज की अगर हम बात करें तो पुराना तरीका क्या था? आर्टिफिशियल था। उस समय राइटर्स जो थे, जो उनकी लैंग्वेज थी, सब्जेक्ट थे, सब आर्टिफिशियल थे। अगर आप अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक पढ़ें तो आप पाएंगे जो सब्जेक्ट है वो आर्टिफिशियल है, जो लैंग्वेज है वो भी आपको बनावटी लगेगी। और ये जो राइटर्स थे ये रूल्स को फॉलो किया करते थे। रोमांटिक पोएट्स जो थे वो इन नियमों के खिलाफ थे। वो मानते थे कि जो आपको अच्छा लगे सिंपल से सिंपल सब्जेक्ट के बारे में भी लिखो। इस वजह से रोमांटिक पीरियड को हम रोमांटिक रिवोल्ट कहते हैं, न्यू क्लासिकल पोएट्री के खिलाफ। रोमांटिक एज के राइटर्स की कुछ विशेषताएं या कुछ कहें ऐसे फैक्टर्स, कारक थे जिन्होंने रोमांटिक काल के राइटर्स को प्रभावित किया। पहला देखते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन रोमांटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी, ध्यान रखिएगा। फ्रांस का राजा जो लुइस 16 था बहुत अत्याचारी था, आम जनता परेशान थी। 1789 में लोगों ने राजा और ज़मींदारों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 शब्द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। फ्रांस के राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आदर्श थे उन्होंने इस काल के कवियों को भी बहुत प्रभावित किया। इस काल के राइटर्स ने अपनी कविताओं में साधारण लोगों के बारे में लिखा है। इस समय एक फिलोसोफर और राइटर थे रूसो। उन्होंने कहा था रिटर्न टू नेचर, ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है। और उन्होंने ये भी कहा था मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इज़ एवरीवेयर इन चेन्स। इंसान आज़ाद पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से बंधा है। रूसो के शब्दों ने और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो रोमांटिक राइटर्स थे उनको बहुत प्रभावित किया। लव ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम। जितने भी रोमांटिक राइटर्स के लेखक थे वे सभी नेचर के प्रति लवर्स थे। ये वो समय था जब इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। रोमांटिक राइटर्स इस बनावटी अर्बन नगरीय लाइफ से दूर जाना चाहते थे। रोमांटिक पोएट्स को प्रकृति में ब्यूटी मिली, ध्यान रखिएगा। रोमांटिक राइटर्स जो थे वो ब्यूटी को ग्लोरीफाई करते थे। सिंप्लिसिटी, उनके जो सब्जेक्ट थे बहुत ही सिंपल थे, साधारण लोगों के बारे में थे। इमोशन, उन्होंने इमोशंस का बहुत यूज़ करा, क्या फील हो रहा है। इमेजिनेशन, साधारण से साधारण जो सब्जेक्ट थे अपनी इमेजिनेशन के द्वारा उन्होंने उनको बहुत शानदार बना दिया। और उन्होंने इनकी पोएट्री में हमें मिस्टिसिज्म, अध्यात्म या कहें रहस्यवाद, ये भी मिलता है। वर्ड्सवर्थ पहले ऐसे और मेन राइटर थे जिन्होंने नेचर की इंटरनल ब्यूटी को डिस्क्राइब करा। और भी राइटर्स थे इस एज में, कॉलेज, बायरन, शैली, कीट्स, ये भी नेचर को अपने अपने तरीके से प्यार करते थे और नेचर को ग्लोरीफाई करा अपने तरीके से। फ्रांसिस जेफरी ने 1817 में लेक स्कूल ऑफ पोएट का यूज़ करा था। वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और साउदी के लिए ये सभी पोएट लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। फ्रांसिस जेफरी ने यह टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट जो कॉइन करा था वो कॉलेज द्वारा लिखित बुक जो थी बायोग्राफी लिटरेरिया, ध्यान रखिएगा, बायोग्राफी लिटरेरिया, उसका रिव्यू करते समय इस वर्ड का यूज़ करा था।
इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी, मानवता में रुचि। रोमांटिक पोएट्स जिस प्रकार प्रकृति से प्यार करते थे उसी तरह नेचर में रहने वाले साधारण व्यक्तियों से भी प्रेम करते थे। वे मानते थे कि प्रकृति में रहने वाले व्यक्ति बनावटी धोखेबाज नहीं है। इस वजह से साधारण विषयों पे उन्होंने लिखा। अगर आप उनकी पोएम्स को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जो रोमांटिक पोएट्स हैं उन्हें प्रेरणा मिल रही है इन द सिंप्लिसिटीज ऑफ एवरी लाइफ। साधारण जीवन की जो साधारण चीज़ें हैं, ऑर्डिनरी सनसेट के बारे में ही उन्होंने अपनी पोएम में लिख दिया। अ वॉक ओवर द हिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ अगर पहाड़ पे चढ़ रहा है उसने पूरी कविता ही लिख डाली। अ क्लस्टर ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स, इनकी पोइट्री में स्प्रिंग फ्लावर्स, ऑटम, सबके बारे में लिखा है। द रेन वियरिंग वेस्ट विंड, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने जो है वेस्ट विंड उसको ग्लोरीफाई करा है। जो बिल्कुल साधारण से सब्जेक्ट थे जिनके बारे में न्यू क्लासिकल एज में लिखा नहीं गया था, उन सभी के बारे में इस समय लिखा गया। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी से मतलब है राइटर्स अपने बारे में लिखते थे। जब कोई राइटर अपने बारे में लिखेगा तो वो अपनी फीलिंग के लिखेगा, अपने इमोशंस को लिखेगा, वो कैसा फील कर रहा है। इमेजिनेशन का यूज़ करेगा, बिना इमेजिनेशन के वो लिख नहीं सकता। साधारण से साधारण सब्जेक्ट को वो ग्लोरीफाई करेगा इमेजिनेशन से। मिस्टिसिज्म, वो रहस्यवाद, अध्यात्म, उसके ऊपर लिखेगा। ये सब जो चीज़ें थी हमें इनकी पोएट्री में मिलती है। नेक्स्ट, मेलंकली। मेलंकली मीन्स होता है उदासी। आप रोमांटिक राइटर्स की पोएम को पढ़ो, आप पाओगे कि इनकी पोएट्री में आपको मेलंकलिक टच मिलेगा, दुख मिलेगा थोड़ा। इस दुख के दो कारण थे। एक था एक्सटर्नल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, हर तरफ कंक्रीट जंगल बन रहे थे, लोग प्रकृति से दूर जा रहे थे, इसलिए ये पोएट्स दुखी थे। दूसरा कारण था पर्सनल। इन राइटर्स के साथ जो ट्रेजेडीज हुई थी इस वजह से इन राइटर्स के वर्क्स में मेलंकोलिक टच मिलता है। नेक्स्ट, मिडिवलिज्म, मध्यकालीन। एक कहावत है, जो रोया पुराने को रोया। हमें पुराना टाइम अच्छा लगता है क्योंकि तब लाइफ सिंपल थी और हम प्रकृति के क्लोज थे। इसी प्रकार इस काल के राइटर्स वर्तमान की परेशानियों से बचना चाहते थे। वे मिडिल एज, मध्यकाल में जाना चाहते थे जहां उन्हें ब्यूटी मिली और प्लेजर मिला। आप इनकी पोएट्री को पढ़ो तो आप पाओगे कि उन्होंने मिडिवलिज्म, जो पुराना समय है, उसको ग्लोरीफाई करा है और बड़े ब्यूटीफुल तरीके से उसको जो है अपनी पोएट्री में लिखा है। इस काल में जो कविताएं लिखी गई थी पुराने समय की खूबसूरती को दर्शाती हैं। हेलेनिज्म, हेलेनिज्म से मतलब है यूनानी, ग्रीस से रिलेटेड चीज़ें। जब हम ग्रीक मिथोलॉजी, पौराणिक कथाओं, ट्रेडिशन, परंपराओं और ग्रीक साहित्य को पढ़ते हैं तो उसे हेलेनिज्म कहते हैं। इस काल के राइटर्स में हेलेनिज्म मिलता है, खासकर जॉन कीट्स। आप जॉन कीट्स की पोएम पढ़ो, उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिक्र जो है वो ग्रीक कल्चर्स, मिथोलॉजी से रिलेटेड जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, सुपर नेचुरलिज्म, अलौकिक। इस काल के पोइट्स ने सुपर नेचुरलिज्म को अपनी कविताओं में यूज़ करा है। सुपर नेचुरल पोइट्री जो होती है वो वंडर, आश्चर्य पैदा करती है और थ्रिलर देती है। जब हम सुपर नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो दो पोइट्स, स्कॉट और कॉलरिज, ने सुपर नेचुरलिज्म को बड़े शानदार तरीके से अपनी पोएम में यूज़ करा है। आप राइम ऑफ एशियंट मैनर को पढ़ो, कॉलेज ने लिखी थी, बहुत ही शानदार तरीके से सुपर नेचुरलिज्म का यूज़ करा है। नेक्स्ट, कॉमन डिक्शन, लिखने की, सामान्य लिखने की शैली। न्यू क्लासिकल एज में राइटर्स ने जो कविताएं लिखी हैं उन्हें आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। न्यू क्लासिकल एज में लिखने की जो शैली थी वो बनावटी थी, लेकिन रोमांटिक पोइट्स की कविताओं में आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। रोमांटिक एज के राइटर्स ने प्रकृति और उसमें रहने वाले साधारण लोगों के बारे में लिखा था, इसलिए उनकी लिखने की शैली बहुत ही आसान, कॉम्प्रेंसिबल है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनिटी, सहजता। ये शब्द रोमांटिक पोएट्री के लिए यूज़ होता है, स्पॉन्टेनिटी, ध्यान रखिएगा। रोमांटिक पोएट्स मानते थे कि पोएट्री पावरफुल फीलिंग्स का सहज ओवरफ्लो है, ये अपने आप बाहर आती है, आप इसे जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते हो। इसलिए रोमांटिक पोएट्स के लिए पोएट्री एक प्रेरणा थी, ना कि कला। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कारपेंटर बड़ी मेहनत से एक मेज़ बनाता है, यह पोएट्री नहीं है। झरना जो सहज बह रहा है, स्वयं बह रहा है, यह पोएट्री है। रोमांटिज्म की कुछ और डेफिनेशंस हैं जो पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। विक्टर ह्यूगो ने रोमांटिज्म को कहा था लिबरलिज्म इन लिटरेचर। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद।
इस समय के राइटर्स ने रूल्स को फॉलो नहीं करा और उन्हें जो ठीक लगा वो लिखा, तो इस वजह से इसे लिबरलिज्म इन लिटरेचर कहते हैं। जॉर्ज सैंड कॉल्स इट इमोशन अगेंस्ट रीज़न। न्यू क्लासिकल एज में रीज़न का बहुत यूज़ हुआ था, जबकि रोमांटिक काल में राइटर्स ने इमोशन का यूज़ करा था। रोमांटिक राइटर्स ने अपने बारे में लिखा, सब्जेक्टिव पोएट्री थी, और सब्जेक्टिव पोएट्री होगी तो वहाँ पे इमेजिनेशन का यूज़ भी होगा और साथ में इमोशंस का यूज़ होगा। नेक्स्ट, वॉट्स डन। वॉट्स डन ने रोमांटिज्म को डिफाइन करा था द रेनेसांस ऑफ वंडर, बता चुका हूँ मैं आपको। वॉल्टर पैटर्न ने रोमांटिज्म को कहा था एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। खूबसूरती के बारे में इस काल से पहले भी लिखा गया था, लेकिन वो सब बनावटी थी। रोमांटिक काल के राइटर्स प्रकृति की खूबसूरती को एक स्ट्रेंजनेस, विचित्रता, अनोखापन उन्होंने दिया। उन्होंने खूबसूरती का वर्णन अपने इमोशंस, इमेजिनेशन, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, अध्यात्मवाद के साथ उन्होंने वर्णन करा। नेक्स्ट है F.L. लुकस। इन्होंने एक बुक लिखी थी द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल। इस बुक में इन्होंने रोमांटिज्म की 11,396 डेफिनेशन दी थी। जर्मन पोएट गथ ने रोमांटिज्म को डिजीज़ कहा और क्लासिज्म को हेल्थ। स्टूडेंट्स, वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से रोमांटिक समझ में आ गई होगी, और अगर कोई कमी रह गई है तो मैं आने वाले वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। गुड।